हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्लीन कैरियर मेकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और आज यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आई थिंक जो लूसेंट में रहेंगे और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले मैंने इंग्लिश के इडियम्स ओडब्ल्यूएस और मिस स्पेल्ट का कराया हुआ वीडियो में। तो जो नहीं देखे हैं वो उसको जाके पहले कवर कर लेंगे। और जीके का भी बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर जो थोड़ा सा जीके को भी कंटिन्यू करना है। तो मैंने पहले भी बोला था हर सब्जेक्ट को मैं कंटिन्यू करूंगा, डेली करूंगा, क्योंकि मुझे 20 डेज में सिविल कोर्ट मेंस के लिए मतलब पूरे के पूरे चैप्टर या फिर जो भी सिलेबस है वो पूरी तरह से क्या होने चाहिए थे, मतलब कंप्लीट होने चाहिए। मेरा मोटो वही है 20 डेज का, ठीक है। तो यहाँ आज हम लोग जीके का क्वेश्चंस करेंगे। और ये इकोनॉमिक्स इसीलिए लिया है क्योंकि इकोनॉमिक्स से एक दो क्वेश्चन हर बार मैंने जो भी एग्जाम दिए हैं अभी सिविल कोड का उसमें देखे हैं, है ना, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए पहले मैंने सोचा कि इकोनॉमिक्स को ये सिंगल वीडियो रहेगा और इसमें पूरा इकोनॉमिक्स अच्छी तरह से क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलते बिना किसी लेट किए, पहला क्वेश्चन है द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो है एडम स्मिथ। वो कौन है? तो वो है एडम स्मिथ के द्वारा ये किया गया था वेल्थ ऑफ नेशन। और ये कब किया गया था? 1776 में, यानी 1776 ईस्वी में किया गया था। सेकंड है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत किसे माना जाता है। द बुक है एक द वेल्थ ऑफ नेशन बुक है एडम स्मिथ के द्वारा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है द वेल्थ ऑफ नेशन के बुक के राइटर कौन है, तो एडम स्मिथ है, ठीक है। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा, राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। और इसके साथ साथ मलेशिया और इंडोनेशिया, चूंकि ये नेबरिंग कंट्री है तो इनका भी याद रखना, मलेशिया और इंडोनेशिया। वह अर्थव्यवस्था जिसमें न तो आयात और ना ही निर्यात होता है, वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि अगर किन्हीं को मेरा नोट्स अगर समझ में ना आए तो एक बार हम थोड़ा पढ़ देते हैं, जिससे आप लोग को वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा याद करना। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो प्रत्यक्ष रूप से जो पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं, एग्जाम्पल भी दे दिया, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, ये सब रहेंगे प्राथमिक क्षेत्र में। और यहीं से क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं कि कृषि किस क्षेत्र में आते हैं, है ना, पशुपालन किस क्षेत्र में आएंगे। तो ये सिंपल पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र में लोहा, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, यानी मेनली इसमें उद्योग आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग मान लेना। और तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, तो बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना। हम इसको कैसे याद किए थे? हम इसको क्या कि जो पहला चीज क्या होना चाहिए, पहला आदमी तो को खाने पीने का सामान होना चाहिए। फिर दूसरा, उसको कुछ बिजनेस सूझेगा सूझेगा, ठीक है ना, कि खा पी लेगा तभी तो बिजनेस करेगा ना। और तीसरा क्षेत्र में तभी तो फिर खाने पीने के बाद जो बिजनेस आएगा और उससे जो पैसा आएगा, यानी पैसा उसा जितना भी रहेगा ये सब तृतीय क्षेत्र में रहेगा, ठीक है। किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर है किस क्षेत्र का हमारे जीडीपी में सबसे अधिक योगदान है? तो तीसरा, थर्ड। मानव विकास सूचकांक का अधिकतम मान कितना हो सकता है? तो मानव विकास सूचकांक का अधिकतम मान 1.0 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क हो गया। यूएनडीपी रिपोर्ट में भारत का स्थान 134 है 2023-24 में। और ये यूएनडीपी का रिपोर्ट कौन सा आता है? तो एचडीआई के नाम से आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से आता है, एचडीआई आता है। और उसमें इस बार भारत का जो है इंडिया का 134 रैंक है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है तो 105 है। और टोटल कंट्री टी मतलब टोटल कंट्री 127 है इसमें। वर्ल्ड हैप्पीनेस के मामले में भारत का स्थान 126 है। और पहला नंबर पर डेनमार्क। आई थिंक डेनमार्क हर बार डेनमार्क ही रहता है, इसलिए तो हम तो पहला जब भी आता है हम डेनमार्क ही लगा देते हैं। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 42। बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, मतलब बात किया जाए तो इंडिया 42 में है। और यूएसए नंबर 1 पर आएगा इंटेलेक्चुअल अमाउंट। ये इसको हम इस तरह से भी याद रख सकते हो कि जो बौद्धिक जिसको सबसे ज्यादा बुद्धि है तो वो यूएसए के कंप्यूटर मोबाइल वोबाइल जाता है ज्यादातर, तो वो कहने का मतलब बढ़िया बढ़िया चीज यूएसए ही बनाता है टेक्नोलॉजी में, तो यूएसए हम रखते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 159 है। और ये सब हाल ही में यानी 23-24 का जो रिपोर्ट है ये हम लिखे हैं यहाँ पर अपने बनाए हुए हैं, कि अगर यहाँ से कोई एज ए करेंट भी बनना चाहे तो यहाँ से मेरा क्लियर हो जाए, ठीक है। विश्व खुशहाली दिवस किस दिवस को मनाते हैं, किस दिन को मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का प्रथम प्रयास मतलब गणना करने का जो प्रथम प्रयास है वो किसने किया था? तो वो किए थे दादा भाई नौरोजी। ईस्वी पूछेगा तो 1867-68 में है। और उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना किया गया था? तो वो 20 रुपए के प्रति व्यक्ति आय किया गया था। फिर 20 नंबर में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ की स्थापना कब हुआ? तो सीएसओ की स्थापना 1951 में हुआ। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन वित्तीय वर्ष क्या रहता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष रहता है, ठीक है।
राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो साइमन कुजनेट्स। राष्ट्रीय आय का जो लिखने का सबसे पहला काम किया था वो साइमन कुजनेट्स के द्वारा किया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप, यानी किसी देश का जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ है वो कितना अच्छा है कितना खराब है, ये देखने के लिए उसको किस चीज को देखना पड़ेगा? जीडीपी को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? जीडीपी को देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण कौन करता है? तो वो करता है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगर किसी का मूल्य काटना है, बढ़ाना है, ये सब जो भी करना है तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। और ये इस बार पता नहीं किस एग्जाम में, एसएससी के शायद एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। विदेश से शुद्ध साधन आय संबंधी आंकड़ा कौन तैयार व प्रकाशित करता है? तो वो आरबीआई करेगा। देखो, जो भी पैसे के मामले में जो भी रहेंगे वो कौन करेंगे? तो आरबीआई। तो विदेशी से जो शुद्ध साधन आय आ रहे हैं उसका आंकड़ा कौन तैयार करेगा? आरबीआई करेगा। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़ा कौन करेगा? पूंजी पूंजी का निर्माण करना है तो सीएसओ के द्वारा किया जाएगा। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा किया जाएगा, तो वो आई थिंक सीएसओ है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे? तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध है राष्ट्रीय आय से। सारे हिंदू राष्ट्र के आय के लिए कमा रहे हैं, इस हिसाब से याद कर सकते हो। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का, यानी सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तीसरा क्षेत्र बोलिए, सब बात एक ही है, ठीक है। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो राज्य में गोवा। गोवा चूंकि छोटा सा स्टेट है और वहाँ बहुत ज्यादा, कहने का मतलब विदेशी वगैरह भी आते हैं नहाने खाने के लिए, है ना, तो इसलिए गोवा, वहाँ का राष्ट्र प्रति व्यक्ति आय गोवा में नंबर 1 है। ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया था ड्रेन का सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? केंद्रीकृत नियोजन यानी सेंट्रल नियोजन सर्वप्रथम सोवियत संघ के द्वारा अपनाया गया था। भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसने किया था? भारत में नियोजन समिति का गठन करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। भारत में राष्ट्रीय जवाहरलाल नेहरू 1938 में किया गया था, ठीक है। फिर है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन है? सर आरदेशियर दलाल, है ना। हम तो इसको ये किया कि बॉम्बे प्लान के लिए दलाली उनको करना पड़ा बेचारे को। सर आरदेशियर दलाल, बॉम्बे प्लान। जन योजना यानी पीपल्स प्लान किसके द्वारा बनाया गया था? एम एन रॉय के द्वारा बनाया गया था पीपल्स प्लान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक इसमें कोई तुम ये नहीं बता सकते हो कि सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है और लुसेंट के हैं वही लिखे गए हैं। सर्वोदय योजना किसने बनाया था? सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाया गया। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ? 1 अप्रैल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना। उस समय उसके अध्यक्ष जेएन नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और उसके उपाध्यक्ष उस समय के गुलजारी लाल नंदा। क्योंकि पहले थे तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? जब मोदी जी आए 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग हटा करके नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। फिर पंचवर्षीय योजना यहाँ से। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। हेराल्ड डोमर मॉडल पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डोमर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? संतुलित विकास का आरंभ करना। ये आप नहीं भी याद कर सकते हो, आई थिंक हम ये इसलिए लिख देते कि अगर कहीं आ जाए तो लिख लेते हैं ना। तो ये मतलब याद कर लेना, अगर ये छोड़ भी सकते हो तो कोई बड़ा बात नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? कृषि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को दिया गया। भाखड़ा नंगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो पहला पंचवर्षीय योजना में। इसको इस हिसाब से भी याद रखिए क्योंकि पहला में पंचवर्षीय था कृषि, और ये सब जितने भी परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना कृषि से रिलेटेड है, तो पहली में है, ठीक है, क्योंकि इसमें से खेत में पानी पटाया जाता है, तो पहला में याद रख सकते हैं इस हिसाब से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में पूछा गया, किया गया। आर्थिक और सामाजिक योजना को किस अनुसूची में रखा गया? आर्थिक और सामाजिक दोनों 7वीं यानी समवर्ती सूची में रखा गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महानुलोबिस। तो देखो कि दूसरा पंचवर्षीय योजना बनाना किसी महान आदमी का काम है, तो पीसी महानुलोबिस याद रख सकते हो। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाजवादी समाज की स्थापना करना। दूसरा पंचवर्षीय योजना में समाज को लेकर के चलना। भाई कृषि तो हो गया पहला में, दूसरा में समाज को लेकर के चलना है, ठीक है। दुर्गापुर भिलाई राउरकेला इस्पात कारखाना का जो स्थापना है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। समाज का विकास कैसे होगा? जब आप बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाइएगा, दुर्गापुर भिलाई राउरकेला, ये सब दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। जब दूसरा में दुर्गापुर भिलाई ये सब इंडस्ट्री होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बन जाएगा, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है जिसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया? बोकारो स्टील प्लांट रसिया। रसिया बोक्का है, याद रख सकते हो। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो रसिया। रसिया बोक्का है, लड़े में ध्यान दिलाए 1964, इस हिसाब से याद रख सकते हो। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना से बना गया? तो बोकारो स्टील प्लांट तीसरा पंचवर्षीय योजना में। ये कंफ्यूज कर सकता है। बोकारो तीसरा में, दुर्गापुर भिलाई राउरकेला दूसरा में। हम इसको याद रखें दुभीरा। दुभीरा, दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला दूसरा में, दुभीरा, दू से
दू तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, दो भी रहा, एक ही में याद रखे, अब बोकारो स्टील प्लांट तीसरा में, ठीक है। हरित क्रांति का जन्म किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? हरित क्रांति का जन्म तीसरा पंचवर्षीय योजना। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, न जाने कितनी बार ये प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश कब से कब तक रहा? योजना अवकाश 1966 से 1969 तक रहा। भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश रहा? 3 बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार रहा? 3 बार। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? डी आर गॉडगिल। मॉडल वाले कभी नहीं भूलने हैं, डी आर गॉडगिल। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? चौथी पंचवर्षीय योजना में। सर्वाधिक रहने का कारण तीसरा में आया कौन? हरित क्रांति, और उसका प्रभाव कहाँ दिखाई दिया? चौथा में, ठीक है। तो ये कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक चौथा में रहा। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत चौथा में। हम इसको याद रखें, परिवार देखिए 4 है तो चौथी में। परिवार में कितने अक्षर है? 1 2 3 4, 4 अक्षर है तो चौथी पंचवर्षीय योजना। श्वेत क्रांति का जन्म का संबंध या जन्म किस पंचवर्षीय योजना में रहा? तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना में। श्वेत क्रांति चौथी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर। पांडव पांडव बेचारे गरीब थे तो गरीबी का उन्मूलन करने के लिए उन्होंने महाभारत कर दिया। पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर, ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक रही? तो 4 में एक जोड़ दीजिए, कौन था? पांचवा। पांचवा बेचारा 5 वर्ष होना चाहिए, लेकिन इसके साथ घटना हो गया, ट्रेजेडी हो गया, ये 4 ही वर्ष का हो गया, है ना। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की रही? पांचवी। सब 5 वर्ष का रहता था, लेकिन पांचवा ही 4 वर्ष का हो गया, उल्टे हो गया इसके साथ। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस कब और किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? 20 सूत्री कार्यक्रम 1975, पांचवी पंचवर्षीय योजना 20 सूत्री कार्यक्रम। अनवरत योजना रोलिंग प्लान कब से कब तक चला? 1978 से 1980। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था? तो वो मोरारजी देसाई को करने वाले थे। और रोलिंग प्लान को समाप्त किसने किया? इंदिरा गांधी। क्यों? क्योंकि मोरारजी देसाई के बाद इंदिरा गांधी आएंगी चुन के, और फिर से वो उनको क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे रोलिंग प्लान को। रोलिंग प्लान का प्रतिपादन किसने किया था? गुरनार मिर्डल ने किया था। रोलिंग प्लान का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम था गुरनार मिर्डल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन प्लस रोजगार में वृद्धि। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छठी आपसे कभी नहीं पूछेगा, मैं लिख दिया हूँ, किसी को अगर याद करना याद कर सकता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? डब्ल्यू मिलर मॉडल। सतवा में जाकर हमारा डब्ल्यू मिला है ना। डब्ल्यू को तुम पैसा दिया है ना, डब्ल्यू को तुम क्या दिया था? पैसा मिला, लेकिन 7 वर्ष के बाद यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना में डब्ल्यू क्या कर गया? मिल गया, डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है। योजना काम और उत्पादन का नारा सातवीं मॉडल में दिया। डब्ल्यू जब मिला तो हम लोगों ने बोले भाई तुम्हें तो मिल ही गया, ऐसा करो हमको खाना भोजन भी कराओ, काम भी दो, और कुछ हो सके तो कुछ उत्पादन बढ़ाने का उपाय भी हमको दो। यानी भोजन काम और उत्पादन का नारा सातवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना है। आठवां आठवां तक अगर आप पढ़ जाइएगा, अगर आठवां तक आप पढ़े हुए हैं तो मानव संसाधन का विकास यानी आपका मानव का विकास हो सकता है, क्योंकि आप प्यून बन सकते हैं, है कि नहीं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का स्टार्ट कब हुआ? 1993 में, और आठवीं पंचवर्षीय योजना में था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुआ था? 1993। राष्ट्रीय महिला कोष 1993। नौवीं पंचवर्षीय योजना 9 से 9वीं 9 से न्यायपूर्ण, यानी नौवीं पंचवर्षीय योजना न्यायपूर्ण वितरण, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना देश में गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना। 10वीं पंचवर्षीय अगर आप 10वीं की परीक्षा अगर पास कर गए तो आप मानव का विकास नहीं, आप पूरे देश की गरीबी को क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं, है ना। तो देश में गरीबी को या बेरोजगारी को समाप्त करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्रतम एवं समावेशी विकास। अगर 11वां की परीक्षा अगर आपको देना है तो आपको तेजी से पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? तेजी से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इतना बड़ा सिलेबस है कि आप इसको फिनिश ही नहीं कर पाइएगा। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग है, यानी नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हमको तो लगता है ये कंप्यूटर में कहीं ना पूछ दे नीति का फुल फॉर्म क्या है ना। तो नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? तो वो पीएम, यानी अगर पीएम लिखना है और बगल ब्रैकेट में आप नरेंद्र मोदी लिख लीजिएगा, ठीक है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है इस समय? तो श्री सुमन बेरी है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी कौन है? तो BBR सुब्रमण्यम। BBR सुब्रमण्यम, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सुमन बेरी और BBR सुब्रमण्यम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है करंट में यही पूछा जाए। निर्धनता की माप किसके द्वारा की जाती है? तो निर्धनता यानी गरीबी की माप FAO के, यानी इसको कहने का मतलब जो FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम है। ये आई थिंक भोजन वोजन से रिलेटेड है तो उसका FAO हो गया। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है?
तो ये करता है भारत में नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग करता है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लकड़वाला समिति का संबंध है गरीबी की माप से। जो गरीब आदमी रहता है वो हमेशा बेचारा लड़खड़ाते हुए ही रहता है, उसको कभी 200 रुपया की कमी, कभी 100 रुपया की कमी, ऐसे हो जाता है। लकड़वाला समिति का संबंध गरीबी रेखा के माप से। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है गरीबी की माप से, यानी लकड़वाला और सुरेश तेंदुलकर दोनों के दोनों गरीबी की माप से है, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना का संबंध है। अन्नपूर्णा योजना 2 अक्टूबर 2000 को शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 2000 को कहाँ से शुरू हुआ था? सिकोड़ा, गाजियाबाद, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा 2 अक्टूबर 2006 को बना, और ये इसका शुरुआत आंध्र प्रदेश के बंदावली जिला से हुआ था। 2 अक्टूबर 2006, कंफर्म याद रखना। नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। अटल पेंशन योजना कब स्टार्ट हुआ? अटल पेंशन योजना 2015, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर यह शुरू किया गया था, जो स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत किया गया था। मिशन इंद्रधनुष का संबंध क्या? मिशन इंद्रधनुष भी 2014 में शुरू किया गया था, और यह बच्चों को टीकाकरण से मिशन इंद्रधनुष। डिजिटल इंडिया 2015 में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कुछ योजनाएं भी हम लिए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले लिए थे। अंत्योदय अन्न योजना का स्टार्ट किसने किया? अंत्योदय अन्न योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था, और वर्ष 2000 में किया गया था। बिहार एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट हुआ? 2016 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 से शुरू किया गया था। आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई का स्थापना अगर देखो तो यहाँ लिखा हुआ 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को किया गया था आरबीआई का स्थापना। सॉरी, क्या बोल रहे हैं। आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। सॉरी, फोन आ गया था, इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, और ये 5 करोड़ से किया गया था, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति कौन बनाता है? तो जो भी मुद्रा और साख रिलेटेड जितना भी नीति बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ पावर है आरबीआई के पास में। और आई थिंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। ये पूछा गया था, स्टेनोग्राफर में शायद पूछा गया था, एक बार आप देख लीजिएगा। हमको तो लग रहा है कि वहीं पूछा गया था। आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ। सबसे पहले गवर्नर के पूछा गया। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर, यानी दोनों हैं। ये सर ऑसबोर्न स्मिथ पहले हैं, लेकिन अगर भारत के पूछेंगे तो उन रहेंगे सीडी देशमुख, और इन्हीं के समय आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, और उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक रहता है? 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून ये आरबीआई का लेखा वर्ष रहता है। इसके पहले हम लोग वित्तीय वर्ष पढ़े थे, अप्रैल और मार्च, ठीक है। यहाँ है आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई की स्थापना कब हुआ? 1964 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत का पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में किया गया था। भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। फिर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? 1921, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीएनबी की स्थापना 1894। इंपीरियल बैंक का नया नाम क्या है? एसबीआई, जो बना 1 जुलाई 1955। यानी यही इंपीरियल बैंक के जो 1921 में बना था, वही इंपीरियल बैंक आगे चलकर एसबीआई बना। और ये कब बना एसबीआई? 1 जुलाई 1955। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक एसबीआई, और ये टाइपिस्ट का मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? एसबीआई। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन है? एसबीआई, ठीक है। विदेशों में सर्वाधिक कार्यालय किस बैंक का है? तो वो है एसबीआई का सर्वाधिक कार्यालय है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? तो पीएसयू यानी पब्लिक सर्विस जो बैंक है, तो वो है कितने हैं? तो वो हैं 12। कितने हैं? 12। नाबार्ड की स्थापना न जाने कितनी बार पूछा गया है, 12 जुलाई 1982, और ये छठी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि पंचवर्षीय योजना को कभी कभी पूछ दिया जाता है कि नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना में होगा, तो पंचवर्षीय योजना छठा, 12 जुलाई 1982, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? शिवरमन समिति यानी शिवरमन कमेटी के सिफारिश पर नाबार्ड का स्थापना हुआ। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना 1993, यशवंत सिन्हा जी के द्वारा किया गया था 1993। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई की स्थापना कब हुआ? 1964 में किया गया था। रेपो रेट क्या होता है? जब आरबीआई किसी कॉमर्शियल बैंक को पैसा देगी तो उसको रेपो रेट बोलेंगे, और रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई को कोई कमर्शियल बैंक पैसा देगा तो उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। रेपो रेट कौन है? जब आरबीआई
किसी कॉमर्शियल बैंक यानी मान के चलो एसबीआई को पैसा देगा तो उसको बोलेंगे रेपो रेट से पैसा दे रहा। लेकिन रिवर्स रेपो रेट अगर आरबीआई को ही पैसा की जरूरत पड़ गया और एसबीआई उसको दे रहा है तो उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीए का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। और मेरे हिसाब से ये इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आईआरडीए हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर है। पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व किसे दिया गया है? तो पत्र मुद्रा यानी जो भी नोट जारी करेगा भाई वो करेगा आरबीआई के द्वारा किया गया। ऐसा नहीं कि हम लोग बैठ के अपने घर में पैसा छाप लें, ऐसा नहीं करना। पहला निर्गमित नोट कितना रुपया का था? तो 1 रुपया का था और उस पर क्या था? अशोक का स्तंभ बना हुआ था। ठीक है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1957 में मुद्रा की दशमलव प्रणाली 1957। रुपए का सिंबल किसने दिया? उदय कुमार जी के द्वारा दिया गया था, ये एक आईआईटीएन थे। आरबीआई के 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? तो हम्पी के रथ का। 50 रुपया में भैया आप कहाँ जा सकते हैं? 50 रुपया में आप हाथी पर नहीं चढ़ सकते, हम्पी मतलब हाथी पर नहीं चढ़ सकते हैं, उसके लिए 500 रुपया देना पड़ेगा। 2000 रुपया का नोट है तो हाँ 2000 का नोट सबसे बड़ा नोट होता है, तो आप मंगल तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं? मंगल तक यानी मंगलयान। रुपे कार्ड कब आया? 2011 में। रुपे कार्ड कब आया था? 2011 में। भारत में नोटबंदी कब हुआ? 2016। नोटबंदी 2016। भारत में सिक्का कौन जारी करता था? भारत में सिक्का जारी करता है वित्त मंत्रालय के द्वारा करता। सिक्का आरबीआई नहीं बल्कि सिक्का कौन करता? वित्त मंत्रालय जारी करता। भारत में ट्रेजरी बिल सबसे पहले कब आया था? 1917 में। भारत में ट्रेजरी बिल सबसे पहले 1917 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन है? तो यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ना, भारत की सबसे बड़ी है यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एसईबीआई सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी 12 अप्रैल 1988। सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, जिसको जितने भी शेयर मार्केट को वो यही निगरानी करता है। तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। सेबी का अध्यक्ष का कार्यकाल 3 या 65 वर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 या 65 वर्ष। सेबी का प्रारंभिक पूंजी कितना था? यानी 7.5 करोड़ और आरबीआई का था 5 करोड़। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ? 1991 में। एनएसई 1991 और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? 1875। कितना पुराना है कि नहीं। विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार कब और कहाँ खुला था? 1602 में एम्स्टर्डम में खुला था। इसवी याद नहीं रख सकते हो, बस याद रखो एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी शायद एम्स्टर्डम है। ठीक है, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी इन्फोसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट का पहला शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक छोटा चमड़े का थैला। बजट का मतलब होता है एक छोटा चमड़े का थैला। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले तो वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था भारत में बजट प्रणाली। वित्तीय वर्ष कब से लागू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। और ये वित्तीय वर्ष किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 में है। फिर है रेल बजट को आम बजट से कब अलग कर दिया गया? 1924 में। रेल बजट को आम बजट, पहले आम बजट में ही रेल बजट आते थे लेकिन अब दोनों को अलग कर दिया गया और ये 1924 में किया गया। लेकिन जो सबसे पहली बार ये अलग देखने को मिला वो 1925 में देखने को मिला। कर दिया गया था 1924 में, लेकिन पहली बार आया कब? 1925 में आया था। फिर है स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाला व्यक्ति का नाम था षणमुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो उनका नाम है षणमुखम शेट्टी के द्वारा किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया? तो वो किए थे जॉन मथाई 1950। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जॉन मथाई 1950। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? तो वो है मोरारजी देसाई, 10 बार किए हैं। अभी निर्मला सीतारमण का भी इतना बार नहीं हुआ। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश किए थे मोरारजी देसाई के द्वारा। वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स किसके द्वारा लागू किया गया था? सबसे पहले किस स्टेट था? तो वो था मेरा हरियाणा, अपना हरियाणा है ना। वीएटी लागू करने वाला लास्ट स्टेट यूपी। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम पर टैक्स लगाने से रंगराजन है। रंगराजन का संबंध है पेट्रोलियम पर टैक्स लगाने से। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार किसके पास है? सरकारी व्यय कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए इसका जो नियंत्रित करने का अधिकार है वो वित्त मंत्रालय के पास है। किसके पास है? वित्त मंत्रालय के पास है। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू किया गया? तो सबसे पहला फ्रांस 1954 में किया गया था। जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी का अध्यक्ष पीएम नहीं बल्कि केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ठीक है, जीएसटी लागू करने वाला पहला स्टेट आसाम था। जीएसटी लागू करने वाला पहला स्टेट कौन था? आसाम। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में। इसके पहले अध्यक्ष थे सोमपाल। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे?
सोमपाल, राष्ट्रीय किसान आयोग के। राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष सोमपाल जी यहाँ लिख भी दिए हैं। भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? 1 जुलाई से 30 जून कृषि वर्ष भी है, और ये आरबीआई का लेखा वर्ष भी है। ठीक है। सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य असम। सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? असम है। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है? यूपी में। नलकूप के मामले में सबसे अधिक सिंचाई करने वाला कौन है? यूपी। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में भी आ सकता है। भारत के मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल। भारत में देख लो हर कोई चावल ही खा रहा, बंगाल के देख लो, बिहार देख लो, है ना, उड़ीसा देख लो, जिससे भी देख लो सब चावल खा रहा है, यानी चावल है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया था? 1999 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कर गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना यशवंत सिन्हा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? किसान यशवंत सिन्हा के द्वारा किया गया था। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दूध उत्पादन में नंबर 1 कंट्री कौन है? इंडिया। दूध के मामले में तो इंडिया नंबर 1 है, बिल्कुल सही जवाब है। विश्व में सबसे अधिक पशु जनसंख्या किस देश में है? तो भारत में, जो कि दूध भारत में है, तो पशु भी भारत में ही होंगे। नई औद्योगिक नीति कब लागू किया गया? 24 जुलाई 1991। नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या शुरू में 9 था, इसलिए नवरत्न कहा गया था। अभी वर्तमान में कितने हैं? 14 हो गए हैं। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग कौन है? मुंबई। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ है? तो मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक वाला स्टेट कर्नाटक। रेशम के मामले में कर्नाटक भैया, कान्हा भैया रेशम के कपड़ा पहनते हैं, कर्नाटक। ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ। 1990। आई थिंक ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं। और ये लास्ट है। मेक इन इंडिया के स्टार्ट हुआ था 2014। मेक इन इंडिया 2014। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1990। आईसीआईसीआई की स्थापना 1990 में हुआ। कॉमर्शियल वाले बैंक है ये। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 आईएमएफ किया गया ये। आईएमएफ का 189वां देश कौन था? नौरू। वो कौन है? तो नौरू है। आयात निर्यात के लिए बैंक कौन सा है? आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक। आयात निर्यात बैंक कौन है? एक्जिम बैंक है। एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1982। एक्जिम बैंक 1 जनवरी 1982। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होता है? शून्य होगा। जब कुल उत्पादन अधिकतम होगा तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? शून्य होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये कैसे होगा यहाँ बताने के लिए उतना टाइम भी नहीं है भाई, उतना तुम लोग देख भी नहीं, मतलब उतना टाइम पढ़, अब पढ़ भी तो ले। अब उतना एक ही सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना, सिर्फ इकोनॉमिक्स थोड़ी पढ़ना, बाकी सब भी पढ़ना है कि नहीं। दास कैपिटल के लेखक जो है उसको रट लेना। दास कैपिटल के लेखक का है कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। विकास का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। विकास के दादा का नाम नौरोजी है ना। विकास के दादा कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। इकोनॉमिक्स में मैक्रो और माइक्रो वर्ड किसने दिया था? ये इकोनॉमिक्स में 11th 12th में आते हैं, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स। रगनार फ्रिस्क के द्वारा दिया गया था और 1993 दिया गया था। मैक्रो और माइक्रो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से। रंगराजन भुगतान संतुलन। स्वामीनाथन जनसंख्या नीति से। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या नीति। इसको याद रख सकते हो कि हमारे जो स्वामी हैं, स्वामी खाली जनसंख्या बढ़ावे में लगे हुए हैं ना। महान लोबिस राष्ट्रीय आय से। महान लोबी समिति का संबंध है राष्ट्रीय। महान काम करने पर ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा, है कि नहीं। महान लोग के कारण ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। जैसे अंबानी अडानी ये सब महान आदमी है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते हैं। सरकारिया समिति का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से। सरकारिया, सरकार कौन है? सरकार चाहे तो केंद्र में बैठेगा या राज्य में बैठेगा। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध में है। और ये आई थिंक इसके पहले सुप्रीम कोर्ट वाले में पूछा गया था ये क्वेश्चन। गोईपोरिया समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सेवा सुधार से। गोईपोरिया गोईपोरिया समिति का संबंध है बैंक सेवा सुधार से। ठीक है। प्राइमरी गोल्ड किसे कहते हैं? 24 कैरेट गोल्ड को प्राइमरी गोल्ड कहा जाता है। 24 कैरेट सोना होना चाहिए। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला स्टेट महाराष्ट्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुन तो एकदम भूलना भी नहीं। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र। बिग पुश थ्योरी किसने दिया? आर रोडॉन। बिग पुश थ्योरी किसने दिया? आर रोडॉन। अपने आप को पुश कर लो भाई, नहीं तो घर वाला रॉड से मारेगा। बिग पुश थ्योरी आर रोडॉन। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर। जो कोई सामान सही है गलत है वो जांच करने वाला जो रहता है एक मार्क भाई, उसी को बोलता है सोना पर एक मार्क देख के खरीदना चाहिए, है ना। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? तो भारत में। सहकारी संस्थाएं विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत। यहाँ से ज्यादा सहकारी संस्था कहीं नहीं मिलेगा तुमको। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण करने वाला नगरीकरण वाला राज्य कौन है? गोवा। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन है? गोवा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण
विकास संस्थान कहाँ? हैदराबाद। इसको याद रख सकता है कि गांव के विकास करने के लिए हर लड़का, गांव का लड़का कहाँ जा रहा है कमाने के लिए? हैदराबाद जा रहा है। ठीक है। कृष्ण क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम से। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है पेट्रोलियम से। और ये है भारतीय बैंकों की विदेश में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? तो वो है यूके, यानी ब्रिटेन में। भारतीय बैंक किस विदेशों में सर्वाधिक शाखा कहाँ है? यूके। ये 195 क्वेश्चन है भाई, और ये 195 इकोनॉमिक्स में, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से तो नहीं आने वाला है। और भी अगर पहले सारे चैप्टर को क्लियर कर देते, अगर तब तक सिविल कोर्ट का एग्जाम डेट ना आया, तो फिर इसमें कुछ और क्वेश्चंस को मैं ऐड करूंगा। लेकिन अभी तत्काल के लिए 195, ये इससे ज्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ने का जरूरत नहीं है।